स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था। क्या था बर्नौलीज थ्योरम? अगर कोई वाटर या कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और ये एक पॉइंट ले लिया जिसकी ग्राउंड से हाइट h1 है और ये एक पॉइंट ले लिया जिसका ग्राउंड से हाइट h2 है। सो हमने एक रिलेशन देखा था कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। राइट। अब बड़ा आज के लेक्चर में हमको इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। देखो, इसका एप्लीकेशन एक्चुअली बहुत सारे हैं, छोटे बड़े, बट इसका एप्लीकेशन एक है जिसे हम कहते हैं वेंचुरी मीटर। इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। क्या है ये वेंचुरी मीटर? देखो, वेंचुरी मीटर अगेन बेटा एक डिवाइस है जो कि मेजर करता है फ्लो ऑफ लिक्विड। मतलब आप कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मेजर करेगा। क्या करेगा? इट मेजर्स द फ्लो ऑफ लिक्विड। अच्छा, फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है बेटा? आपको पता है ना, एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना। हमने एक चीज़ भी देखा था कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। याद आया कुछ? अब बेटा एक्चुअली इसमें एक बात बताओ, सपोज करो मैं एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की पाइप ले लेता हूँ, ठीक है। ये एरिया और ये एरिया चेंज हो रहा है। अब बेटा अगर ये सिलेंड्रिकल है तो क्या मैं इसका क्रॉस सेक्शन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? वेलोसिटी के लिए। बेटा इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे फाइंड करूँगा? ओके, सो अल्टीमेटली वेंचुरी मीटर करता है क्या है बेटा? अल्टीमेटली ये मेजर करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है एक्चुअली ये कर क्या रहा है? उसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहा है। एक बार अच्छा वेलोसिटी मिल गई, एरिया पता है, तो आप रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? ओके, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे वेंचुरी मीटर ये एक पाइप ले लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां पे बोल देते हैं कि इसका एरिया A1 है और इस जगह पे बोल देते हैं कि इसका एरिया A2 है। और बेटा यहां पे एक टॉप पार्ट इस तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है। अब बेटा इसका यहाँ पे हम बोलते थे कि चलिए कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल A1 और यहाँ बेटा जो भी वेलोसिटी है उसको बोल देते हैं V1। हमें V1 ढूंढना है कि V1 कितना आएगा। यहाँ भी वही लिक्विड है। अब बेटा प्रेशर के कारण ये लिक्विड इधर जाएगा इस चैम्बर में, यस और नो, और यहाँ पे भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा ऊपर तक नहीं जाएगा और यहाँ पे पूरा ऊपर तक जाएगा। क्यों? बड़ा एक बात बताओ, हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें हमने क्या देखा था कि AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी रेट हमेशा फिक्स होता है, रेट ऑफ फ्लो बदलता नहीं है। पर्टिकुलर समय में कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। अब अगर इसका एरिया अगर छोटा हो गया है मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब इसका प्रेशर कम रहेगा। अरे हमने लास्ट टाइम क्या देखा था बेटा बर्नौलीज थ्योरम में? P प्लस रो जी H प्लस हाफ एम V स्क्वायर, यही देखा था हमने। अब देखो अगर वेलोसिटी बढ़ जा रही है तो ये जो टर्म है वो यहाँ भी कांस्टेंट रखना है और यहाँ भी कांस्टेंट रखना है। अगर वेलोसिटी यहाँ की इंक्रीज हो गई है तो प्रेशर को यहाँ पे कम होना पड़ेगा, तो ये पूरा टर्म पूरा एनर्जी
टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, हमने देखा था ना, प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड देखा था ना लास्ट टाइम। सो ये पूरा टोटल एनर्जी कब कांस्टेंट रहेगी, जब ये आपस में बैलेंस करेगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, यानी यहाँ का प्रेशर कम है इसीलिए ये कम हाइट पे गया, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हाइट पे गया। और ये जो डिफरेंस आ रहा है ना दोनों के हाइट का, उस डिफरेंस को हम ले लेते हैं h। भाई ये h1 है, ये h2 है, और दोनों के डिफरेंस को h। हमें एक्चुअली इससे मेन मतलब है, इससे मेन मतलब नहीं है। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थियरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थियरम, बड़ा उन्होंने क्या कहा था, पहले तो P1 हम एक ये पॉइंट ले लेते हैं और एक ये पॉइंट जो कि सेम हाइट पे है। देखो बेटा, हाइट हम यहाँ पे जो h लेते थे वो ग्राउंड से हाइट होती थी। कहाँ से? ग्राउंड से। अब बेटा इसकी और इसकी ग्राउंड से दोनों की सेम हाइट है। हम ये हाइट नहीं लेते हैं, बर्नौलीज थ्योरम में जो रो जी एच आता है ये हाइट ग्राउंड से ली जाती है। एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना। सो देखो दोनों की हाइट सेम है, तो रो जी एच प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू प्लस रो जी एच। देखो मैं यहाँ पे H1 H2 नहीं लिख रहा हूँ, प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। बोलो सही है? ये टर्म तो पूरा गया, क्या बचा? P1 इज इक्वल टू P2 प्लस प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब बड़ा इस केस में ना इस V1 को एक काम पता चले, प्रेशर डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए अब अगर स्टैटिक लिक्विड होता तो हमको पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने वाला प्रेशर डिफरेंस जीरो होता है, लेकिन क्या इस केस में ऐसा होगा? नहीं बड़ा, ये स्टैटिक फ्लूइड नहीं है तो डायनेमिक्स है, लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, एंड जो लिक्विड फ्लो होता है वहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल पे आने वाले पॉइंट्स का प्रेशर अलग अलग होता है। सो ये P1 है, ये P2 है। हमने देखा था कि यहाँ का प्रेशर कम है, सो P2 को इधर ले आते हैं। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बोलो क्लियर यहाँ तक? अब क्या करें? देखो मैंने क्या किया बेटा, एक्चुअली हाफ और रो को कॉमन निकाल लिया था। सो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा P2 माइनस P1 मेरे ख्याल से ये तो आता है रो जी एच। बेटा दो पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस रो जी एच रहता है ना। सो यहाँ से क्या बन गया? हाफ आर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर? सॉरी रो, ये रो गया। अब क्या बचा? यहाँ से देखो जरा, जी एच इज इक्वल टू हाफ, ये हाफ को यहाँ ले लो, 2GH ले लो इधर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर? तो बड़ा एक रिलेशन तो ये आ गया, V2 माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अभी हमको रिलेशन मिला है, अभी हमको फाइनल आंसर नहीं मिला, फाइनल आंसर हमारा बाकी है। क्या करें? आओ जरा इसको दे दे दो नंबर 1। अब बड़ा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें हमने क्या देखा था? A1V1 इज इक्वल टू A2V2। कोई भी लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसके लिए एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम रहता है, देखा था ये चीज़? ओके, क्या मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ V1 इज इक्वल टू A2 बाय A1 इंटू V2? क्या मैंने ये A1 को इसके नीचे ले गया। नंबर 2 इसको हम इसमें डाल देते हैं, 2 in 1। सो V2 स्क्वायर माइनस V1 की जगह पे A2 बाय A1 का होल स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर, इसके पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये पूरा स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। क्लियर? V2 कॉमन, V2 स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? 1 माइनस A2 बाय A1 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2GH। बड़ा ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे ले जाते हैं, क्या हो जाएगा ये। अच्छा काम करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, यहाँ लिखो, मैं क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखना। v2 स्क्वायर, ये एलसीएम ले रहा हूँ, उसको वहाँ लेके जाना ही है बट थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेके जा रहे हैं। a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब देखो ये मल्टीप्लाई वाला नीचे और डिवाइड वाला ऊपर, यानी अब क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड का है वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, a1 स्क्वायर 2GH अपॉन a1 माइनस a2 स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या चाहिए, v2 चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, v2 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर रूट 2GH बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। यह आ गई हमारे इस पॉइंट की वेलोसिटी। देखो इसमें क्या आ रहा है, a1 a2 आ रहा है। सो बेटा a1 a2 तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। दूसरा क्या है, g मतलब ग्रेविटेशन एक्सेशन, वो तो वैल्यू पता होती है। और h का मतलब है प्रेशर डिफरेंस। h का क्या मतलब बेटा यहाँ पे, प्रेशर सॉरी हाइट डिफरेंस। h का मतलब क्या हुआ, हाइट डिफरेंस। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर। अब अगर मान लो कोई आपसे v1 0.1 की वेलोसिटी पूछ ले हुए, तो इसी तरीके से आपने देखो यहाँ पे v1 को सब्जेक्ट बनाया था, वैसे अगर v2 को सब्जेक्ट बनाओ और पूरा वापस सॉल्व करो, सो v1 इज इक्वल टू a2 रूट ऑफ 2GH बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ये आ जाएगी v1 की वेलोसिटी। समझाया। सो हमने क्या फाइंड किया कि अगर कोई वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाला पाइप है, ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, अदरवाइज डायरेक्ट हमारे पास ये है ही। ठीक है, तो उस समय कौन सी जगह पे कितनी वेलोसिटी होगी वो कैसे फाइंड होगा। अब बेटा देखो, एक बार आपको वेलोसिटी मिल गई, हमें अल्टीमेटली ढूंढना क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। वेलोसिटी मिल गई तो आप रेट ऑफ फ्लो फाइंड कर सकते हो, कैसे, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ओके, तो देखो अब मैं बात करता हूँ बेटा, देखो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे ये फॉर्मूला को इजीली लर्न करना है ना। बड़ी अजीब सी फॉर्मूला है, बड़ी फॉर्मूला है। तो देखिए हमको पता है रेट ऑफ फ्लो क्या होता है बेटा, एरिया इंटू वेलोसिटी। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट। अच्छा काम करो, अब मुझे बेटा अगर मान लो यहाँ का रेट ऑफ फ्लो चाहिए, इधर का, सो a1 v1 चाहिए। ठीक है, a1 v1 क्या है बेटा, v1 क्या है, a2 2GH बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। और अगर मान लो कि ये यहाँ के लिए चाहिए होता, ये 0.2 के लिए चाहिए होता, सो ये क्या हो जाता, एरिया 2 इंटू v2। सो एरिया 2 v2 क्या है बेटा, v2 a1 इंटू रो जी एच अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। देखो एक तो हमको यहाँ से भी मालूम पड़ रहा है रेट ऑफ फ्लो हर जगह का कांस्टेंट रहता है, देखो ना a1 a2 और ब्रैकेट तो सेम है। अब बात आती है लर्न कैसे करें, तो बेटा आप है ना सिर्फ ये याद रख लो, रेट ऑफ फ्लो, इसको याद रख लो, a1 a2 ब्रैकेट में रूट में 2GH अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, एक याद रख लो। अब अगर आपको बोला जा रहा है 0.2 पे वेलोसिटी फाइंड करो, तो v2 इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो अपॉन एरिया 2। ये एरिया को नीचे ले आओ, सिंपल, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन एरिया, ये एरिया को इसके नीचे ले आओ, है ना। रेट ऑफ फ्लो कितना है, a2 a1 रूट ऑफ 2GH अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a2 कट, क्या बचा, a1 रूट ऑफ 2GH बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। देखो आ गया वापस, v2 वापस मिल गया हमको, ये रहा v2। यानी कि दो अलग अलग फॉर्मूला अगर आपको लर्न होवे, गुड, वेरी गुड, कर लो, नहीं होवे तो ये एक फॉर्मूला लर्न कर लो। इससे पहले रेट ऑफ फ्लो देखा था एरिया इंटू वेलोसिटी, अब वेलोसिटी पता नहीं थी तो वेलोसिटी हमने निकाल ली,
A1√2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर? तो बड़ा बस वेंचुरीमीटर यही है। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज स्पीड ऑफ एफ्लक्स। इसको पहले मिटा दिया जाए। बेटा इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस खाली आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बाकी दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखने जा रहे हैं? स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अभी क्या होता है एफ्लक्स? मान लो कि आपको यहाँ पे कोई कंटेनर दिया है और इसके यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग दी है। इसको आप बोल सकते हैं होल या ओपनिंग, या तो फिर आप इसको ओरिफाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसा ओरिफाइस है? एक छोटा सा ओरिफाइस है और यहाँ पे पूरा लिक्विड पड़ा है। अब बेटा एक बात बताओ, ये कोई यहाँ पे प्रेशर ऊपर से लग नहीं रहा, कोई ये पैक नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और बेटा इसके बाहर भी देखो, इसके बाहर भी क्या है? अगर ये लिक्विड यहाँ से बाहर गिरेगा ना, देखो लिक्विड बाहर गिरेगा, तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर, इसको हम कहते हैं एफ्लक्स। क्या बोलते हैं? एफ्लक्स। क्लियर? तो ये कितने स्पीड से बहेगा ये हमें देखना है। बट अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो ऐसा ही एक क्वेश्चन देखा था, है ना? चले कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन वैसे ही आएगा। अब बड़ा मान लेते हैं कि यहाँ का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका एरिया है A1 और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका एरिया है A2। बोलो सही है? यहाँ की जो वेलोसिटी है वो है V1 और यहाँ से जो वेलोसिटी निकल रही है वो है V2। अच्छा एक बात बताओ, हम क्या करते बेटा, इस यहाँ पे देखो इसकी टोटल हाइट हम ले लेते हैं कैपिटल H, और ये जो ओरिफिस है ना ऊपर से टॉप से जो ओरिफिस है उसकी हाइट ले लेते हैं स्मॉल h। क्या मैंने, इसकी टोटल हाइट कैपिटल H और ये ओरिफिस की हाइट स्मॉल h। बेटा ये जो पॉइंट है ना इसको हम बेस पे मान के चलते हैं। ये मेरा पॉइंट P2 हो गया, ये मेरा पॉइंट P1 हो गया। अच्छा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अच्छा एक बात बताओ, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत सारे लोग। देखो अगर मैं किसी वाटर बॉटल में पानी को भरूं और उस वाटर बॉटल को होल से भर दूं और उसको अच्छे से ढक्कन बंद कर दो, पूरी बोतल को पानी से भर दो, उसमें एक होल भले पहले से कर देना, कोई बात नहीं, पहले से एक होल कर देना, पूरा पानी भर देना एंड उसको अच्छे से बंद कर दो। बंद करने के बाद पानी बाहर नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज बेटा जब आपने उसको ऊपर से बंद कर दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चला गया, यानी कि अब जो ये होल आपने किया था, ओरिफिस किया था, वहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है। बड़ा सीधी सी बात है ना, एटमॉस्फेयर है ना, इसके भी तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये पानी बाहर नहीं आ रहा। फिर जैसे आपने ढक्कन ढीला किया पानी बहना शुरू। कई बार बेटा हमारे जग में भी ऐसा होता है, जो बड़े बड़े वाटर जग नहीं आते उसमें आप नल ऑन करो पानी आता ही नहीं है, तो फिर आप कोई लोग क्या करेंगे, ढक्कन ढीला कर देते हैं। जैसे ढक्कन ढीला करोगे पानी बाहर आना शुरू। हुआ ऐसा कभी? सो वो इसलिए होता है बेटा कि आप जब इसको बंद कर दोगे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऊपर से लगना बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो लग रहा है और यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण पानी बाहर नहीं आ रहा है ना, साइंस का जादू। ओके, फिलहाल अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अच्छा बेटा देखो P1 P2 दोनों यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, सो ये दोनों तो पहले ही निकल जाएंगे। अच्छा दूसरा बेटा देखो हमने इसको बेस लाइन माना है, हमने क्या मान लिया कि ये बेस लाइन है, तो इसकी जो हाइट होगी वो तो 0 हो गई। इस केस में हाइट कौन सी होती है, ग्राउंड से। याद रखना बर्नौलीज थ्योरम में जो H आता है वो ग्राउंड से हाइट होती है।
हम क्या कर रहे हैं, हम इसी को बेस लाइन मान के चल रहे हैं। बेस लाइन मतलब समझ लो यही ग्राउंड है, तो ग्राउंड से इसका कोई हाइट हुआ ही नहीं, यानी कि ये 0 हो गया। क्लियर? चलो इसको एक काम करते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, बात तो एक ही है। नहीं लोचे हो जाएंगे, काम करो नंबर वाइज रखते हैं, एक ही मिनट। P1 P2, सो यहाँ पे रो जी H1 और ये 0 हो जाएगा। तो बचा क्या बेटा, देखो ये हाइट 0 ना, H2 H1 तो है, रो जी बेटा H1 कितना हुआ, ये पॉइंट कितनी हाइट पे यहाँ से, हमने इसको बेस लाइन माना है, तो हाइट भी यहीं से मेजर करेंगे, बोलो है कि नहीं। सो ये हाइट कितना हो जाएगा, H प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखो रो डेंसिटी भी कट, फाइनली क्या बचा, GH प्लस हाफ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये 2 को एलसीएम ले लेता हूँ, 2GH प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2, 2 कट, क्या बचा, 2GH प्लस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। एलसीएम लिया, नीचे 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कट। अब बेटा आपके टेक्स्ट बुक में एक एजम्पशन किया हुआ है, क्या किया है, एक एजम्पशन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि V1 जो है ना, यहाँ की वेलोसिटी वो 0 है। ऐसे कैसे भाई, गलत है, ये 0 होगी, नो डाउट 0 होगी, बट अंडर सर्टेन कंडीशन। क्या कंडीशन है, आओ देखते हैं। बड़ा जरा ध्यान से देख के बताओ, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और यहाँ का छोटा सा हॉल है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2। क्या A2 इज वेरी वेरी लेस देन H1 होगा, A1 होगा, या सोचिए बताना। बेटा ये एरिया एक छोटा सा हॉल है और ये एरिया बड़ा सा बीकर है, तो ये एरिया इसके एरिया के कंपैरिजन में एकदम कम होगा। सो A2 इज मच मच लेस देन A1। अच्छा हमने पढ़ रखा है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ से V1 बाय V2 इज इक्वल टू A2 बाय A1 होगा। ये V2 को नीचे ले आए, A1 को यहाँ ले गए। अब जरा ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। चलिए हम A1 को नीचे रखना चाह रहे हैं, सो V2 बाय V1, मैंने क्या किया, V1 को नीचे ले गया, V1 को नीचे ले गया। सो यहाँ से A1 बाय A2 नीचे आ जाएगा। बड़ा एक बात बताओ, 1/100 क्या होता है, 0.1। अच्छा 1/25 क्या होता है, 0.4। यानी कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसका आंसर बहुत ही छोटा आएगा, यस और नो। अब यहाँ पे ये एरिया बहुत बहुत बड़ा है, यानी कि मान लो कि 3/3 लाख, ऐसा मान लो, इतना फर्क हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा फर्क है। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा, 0.003 समथिंग आएगा। देखो ना 3 कट हो गया तो क्या 10⁻⁵ बचा, 0.00001। इतना छोटा, अगर हमको मालूम है बेटा जब एक छोटा सा हॉल करोगे पानी बाहर आएगा तो ये लेवल बहुत धीमे 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 कम होगा ना, क्या एकदम से कम होगा, सोच के बताना। अगर होल छोटा है तो सीधी सी बात है कि ये वेलोसिटी धीमे 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 आएगी, इसीलिए कहते हैं कि V1 इज इक्वल टू 0। बट आपकी टेक्स्ट में ये एजम्पशन, ये चीज़ बताई नहीं है, डायरेक्टली 0 लेना गलत बात है। IIT 2005 में एक क्वेश्चन आया था और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, कराएंगे आपको वो भी। उसमें क्या दिया था, A1 बाय A2 इज इक्वल टू 0.1 दे दिया था। प्लस 0.1 का मतलब सिर्फ 10% हुआ, यानी ये जो एरिया 1 है, सॉरी एरिया A2 है, जो ये एरिया है ना, ये एरिया वो उससे सिर्फ 10% ही छोटा था, ज़्यादा नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस केस में यार आप ये ले ही नहीं सकते, देखो 0.1 मैटर करता है, ये 0.000 हो तो चलो ठीक है मैटर नहीं करता, बट 0.1 मैटर करता है। IIT 2005 में यही पूछा था और बच्चे रॉन्ग आंसर टिक कराए थे, ठीक है, देखेंगे वो क्या है। सो ये चीज़ है, इसीलिए V1 0 हुआ। तो इस इक्वेशन में V1 0 रख दो, सो 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 0 हो गया।
तो v2 सो यहाँ से v2 क्या हो जाएगा √2gh, और यही है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। कितने स्पीड से आ रहा है? √2gh से। और बेटा इसी को हम कहते हैं टॉर्सलिस थियरम। टॉर्सली ने एक्चुअली यही कहा था। टॉर्सली ने कहा कि सपोज कि मान लो कोई अगर ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल हो रहा है, टॉर्सली ने क्या बोला कि अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये फ्री फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्री फॉल। बड़ा फ्री फॉल में क्या होगा? डिस्टेंस कितना कवर करेगा? s इज इक्वल टू, हमको मान लो कि डिस्टेंस h कवर कर रही है, h है ना, h डिस्टेंस। मान लो कि इसका डिस्टेंस h है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सो क्या हम ढूंढ सकते हैं? s इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। पढ़ रखा है ना? ये कंडीशन कब होती है? जब फ्री फॉल के लिए। तो टॉर्सली ने कहा कि अगर कोई वाटर की पानी का ड्रॉप या लिक्विड का ड्रॉप फ्री फॉल कर रहा है h हाइट के लिए, तो उसकी वेलोसिटी इतनी की इतनी होगी। देख लो ना, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0। बड़ा हम नहीं करते थे चैप्टर में 3rd में, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, बताओ कितने टाइम में गिर रहा है, वेलोसिटी वगैरह वगैरह। सो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, यानी कि ये तो चला गया। क्या बचा? 2a के बदले g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और s के बदले डिस्टेंस कितना है? h इज इक्वल टू v²। सो v इज इक्वल टू √2gh। मतलब जो चीज़ हमने यहाँ से बर्नौली से फाइंड की, वही चीज़ टॉर्सली भाई साहब बोल चुके थे। हाँ, लेकिन उसने क्या बोला कि अगर फ्री फॉल होता तो। समझ आ रहा है? सो इसी को हम बर्नौली थियरम के थ्रू भी प्रूव करेंगे, और इसी इक्वेशन को हम टॉर्सली थियरम भी कहते हैं। और बेटा ये जो v2 है ना, इसको हम कई बार वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ve से भी दिखाते हैं, और इसको हम कई बार वेलोसिटी ऑफ vo से भी दिखाते हैं, वेलोसिटी ऑफ ओपनिंग या वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। क्लियर? अब देखो हमने चैप्टर 8 में भी VE/VO देखा था, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कंफ्यूज मत हो जाना, वो सैटेलाइट के लिए था और ये लिक्विड के लिए है। ठीक है, नोटेशन सेम है लेकिन फॉर्मूला सेम कतई नहीं है। ओके, अब बड़ा बात कर लेते हैं हम रेंज ऑफ एफ्लक्स की। मतलब जब ये ओरिफिस से जब ये लिक्विड निकल के बाहर जा रहा है, तो ये इसकी रेंज कितनी होगी। सो बड़ा हम जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या था वैसे ही करेंगे। यहाँ की वेलोसिटी कितनी थी? v2 इज इक्वल टू √2gh। ओके, पहले काम करते हैं हम y डिस्टेंस के लिए, y डायरेक्शन के लिए हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो बेटा, ये जो वेलोसिटी है v2, ये x डायरेक्शन में है, यस और नो? यानी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0। एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा y डायरेक्शन में? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा कितना? -g। और ये जो भी डिस्टेंस है, हमने इसको हाइट h लिया था, ये जो भी डिस्टेंस है इसको चलो मैं -s ले लेता हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ ना डिस्प्लेसमेंट, इसलिए माइनस लिया। सो s इज इक्वल टू एक्चुअली -s, और t हमको निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, इनिशियल स्पीड 0 गया, तो -s इज इक्वल टू हाफ -g t²। ये कट हो जाएगा, सॉरी नॉट g, माइनस माइनस कट हो जाएगा। सो यहाँ से क्या आंसर आएगा बेटा? t² इज इक्वल टू, ये 2 चला गया मल्टीप्लाई में और ये g चला गया नीचे। सो क्या बचा यहाँ पे? t इज इक्वल टू √2s/g। बोलो सही है? अच्छा बेटा, हमने इसको लिया था कैपिटल H, ये लिया था स्मॉल h। जरा सोच के बताना ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h माइनस h हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे s के बदले लिख लेते हैं h माइनस h/g। क्लियर? ये टाइम मिल गया। अब इसको हम x डायरेक्शन के लिए लिख लेते हैं। बेटा x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है? v2 कितनी है? √2gh। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन है? नहीं। सो हम काम कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर मुझे रेंज निकालनी है, रेंज यानी डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सो रेंज इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी है बेटा? v2, टाइम हमने ढूंढा, ये √2gh इनटू टाइम क्या आ जाएगा?
रूट ऑफ 2h माइनस एच बाय जी। देखो रूट रूट है, सबको एक साथ ले लेते हैं। हमको पता है कि अगर रूट मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि √2 इंटू √3 हो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 2 इंटू 3, है ना। बस वैसे हम क्या करते हैं, सबको एक साथ ले लेते हैं। 2gh इंटू 2h माइनस एच बाय जी, जी से जी मर गया, 2 कांस्टेंट ले लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4h h माइनस एच, ये आ गई बेटा रेंज। सो देखो एक चीज आपने देखा, रेंज मतलब ये एफ्लक्स, ये जो वाटर की या लिक्विड की जो पूरी धार है वो कितनी दूर जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि बेटा ये देखो स्मॉल एच क्या है यहाँ पे, स्मॉल एच के ये जो ओरिफिस है, जो ओपनिंग है, वो कहाँ पे रखी गई है। देखो जी तो है ही नहीं, यानी कि कितना दूर जाएगा ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करेगा, देखो कैपिटल एच बेटा किसी एक कंटेनर के लिए कैपिटल एच तो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब बचा क्या, स्मॉल एच। इस होल को मैं यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, उस पर डिपेंड करेगा कि रेंज कितना जाएगा। जब आप वाटर जग लेते हैं जिसमें हम पानी भरते हैं पीने के लिए, उसमें नल नीचे दिया जाता है और वो उसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती है ना, हम नल के एकदम पास में रखते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर। अच्छा ये मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, देखो रेंज मतलब कितनी दूरी पे जाएगी वो डिपेंड करेगा एच। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब मिलेगा और कितना मिलेगा वो हम देख लेते हैं। कहाँ करूं, यहां करूं, मिटाओ इसको। ओके बेटा हमें क्या फाइंड करना है, आर मैक्स। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर अगर आपको किसी भी चीज को मैक्सिमम बनाना है तो उसको डिफरेंशिएट करना है उसके अंदर आने वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। मतलब बेटा अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब कोई फंक्शन है x के टर्म्स में, कोई इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई, जो भी कुछ इक्वेशन होगा x के टर्म्स में है, मुझे इसको मैक्सिमम बनाना है। तो ये मैक्सिमम तब होता है जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब y का डिफ्रेंसिएशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब मैं टाइम की बात कर रहा हूँ बेटा, जब 0 होगा उस समय y मैक्सिमम होगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ भी करते हैं। देखो इसके अंदर वेरिएबल कौन है, स्मॉल h। सो हम क्या करते हैं बेटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं h के टर्म्स में। अब एक प्रॉब्लम है कि बेटा रूट का डेरिवेशन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखना, मैं है ना आर मैक्स स्क्वायर कर देता हूँ, यानी इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। सो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4h h माइनस एच, बोलो है कि नहीं, है ना। डिफरेंशिएशन इजी करने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया, रूट गायब कर दिया, इसको अंदर ले जाते हैं। सो 4h इंटू एच माइनस एच। अब इसका डिफरेंशिएशन करो डी आर स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएशन करो, सॉरी आर मैक्सिमम। सो इसका डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और कैपिटल H कांस्टेंट, dh बाई डी एच 1 हो गया, माइनस h इंटू एच स्क्वायर माइनस 2h। याद है डिफरेंशिएशन, 2 आगे आ जाता है और पावर -1, nx रेज़ टू n माइनस 1, तो 2 आगे आ गया और 2 माइनस 1 हो गया। सो बेटा ये डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है क्या नहीं। हमने क्या बोला बेटा, मैक्सिमम कब मिलेगा, जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा तब। सो 0 इज इक्वल टू 4h माइनस 2h, यहाँ से क्या होगा बेटा, 4h इज इक्वल टू 2h। सो h इज इक्वल टू 4 कैपिटल H बाई 2। सो यहाँ से स्मॉल h इज इक्वल टू नहीं, कुछ प्रॉब्लम हुई, अच्छा ये 4 को मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी, तो 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पे आ गया 8 8 8 और ये क्या हो जाएगा, h बाय 2। इसका मतलब बेटा अगर आप ओरिफिस को इसके मिडल में बनाओगे तो ये जो रेंज है वो मैक्सिमम आ जाएगी। जितना दूर जा सकती होगी, जितना दूर पॉसिबल होगी उतनी दूर ये धार जाएगी। समझ आ रहा है, कब, जब ये ओरिफिस इसके एकदम सेंटर पे होगा। किसके सेंटर पे, लिक्विड की हाइट पे, कंटेनर की हाइट पे नहीं,
डिपेंड करता है लिक्विड कितना है। अच्छा अब क्या करें, अब बड़ा इतने इस समय देखो ये कंडीशन हो गई है, इस समय मैक्सिमम आएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कितना दूर जाएगा, अब हम वो देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो है ना रेंज, इसके अंदर स्मॉल h के बदले कैपिटल H/2 रख रहे हैं। R मैक्स, हमने ये क्या फाइंड किया, R मैक्स कब होगा, इस समय R मैक्स होगा। कितना R मैक्स होगा, मतलब मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, √4h कैपिटल H, अच्छा स्मॉल h के बदले कैपिटल H/2, कैपिटल H/2। सो ये क्या हो गया, ये 2 से ये गया 2, यहाँ पे बचा 2h, अंदर 2 - 1 h/2, 2 से 2 गया h², और ये हो गया h। इसका मतलब बेटा इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, हाइट। जितना आपने पानी भर रखा होगा उतना दूर ये जाएगा। अच्छा एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे पानी नीचे आता जा रहा है ये धार भी कम होती जा रही है, हाइट कम तो ये भी कम। समझ आया, पहले हमने क्या देखा, रेंज कितना दूर जाएगा, फिर मैक्सिमम दूर कब जाएगा, और जब मैक्सिमम दूर जा रहा है तो उस समय की रेंज क्या है, तो उस समय की रेंज है कैपिटल H। गेटिंग। अब बड़ा आपको एक और चीज़ इसमें पूछ लेते हैं, कई बार स्पीड ऑफ, देखो स्पीड ऑफ एफ्लक्स बस इतना ही है, बट कई बार ना आपको पूछ लेता है कि जब कोई ओरिफिस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो कितना समय लगेगा टैंक को खाली होने में, टाइम टेकन टू एम्प्टी द कंटेनर, कितना समय लगेगा बेटा। उसका डेरिवेशन हम नहीं देख रहे हैं, डेरिवेशन एक्चुअली आपकी सिलेबस में नहीं है, कर सकते हैं डेरिवेशन, इंटीग्रेशन वगैरह लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। सो डायरेक्टली देख लो, A1/A2 √2h/g, इतना समय लगेगा पूरे टैंक को खाली करने में किसी ओरिफिस के कारण। क्लियर। सो बेटा बस आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। हमने बर्नौलिस थियरम के कुछ एप्लीकेशन देखे। पहला देखा वेंचुरीमीटर, जो कि क्या करता है, मेजर करता है कौन से जगह से कितनी वेलोसिटी जा रही है उसको, और उसी के डिपेंडिंग हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ वेलोसिटी। और दूसरा हमने देखा स्पीड ऑफ एफ्लक्स, कि जब कोई ओरिफिस, कोई होल है, कोई खड्डा है यहाँ पे, तो उसके कारण कितनी धार आएगी, यानी कि रेंज कितनी होगी, वो हमने देखा। ओके बात, चलो थैंक यू।